हेलो स्टूडेंट्स, मैं भगवत सिंह मुदावत, टीम फिजिक्स। आज अपन डिस्कस करने जाएंगे जी एडवांस 2023 का पेपर। करने की स्ट्रेटेजी ऐसी रहेगी, क्वेश्चन को अपन रीड करेंगे और इसकी जो थीम क्या है, क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है वो पूरा बताऊंगा। कैलकुलेशन वाला पार्ट आपको नेक्स्ट वाले स्लाइड में मिल जाएगा, सो दैट आपको टाइम वेस्ट ना हो। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है, a slide with frictionless curved surface which become horizontal at the lower end is fixed on the trace of building of height 3h। आपको बिल्डिंग दे रही है 3h, एक ये कर्व सरफेस दे रखा है जिसकी हाइट h है और यहाँ पर हॉरिजॉन्टल हो रहा है। द बॉल लीव द स्लाइड विद वेलोसिटी u, जिससे स्लाइड रिलीज करता है वो वेलोसिटी u है, एंड फॉल ऑन द ग्राउंड एट अ डिस्टेंस d, जहां पर गिर रही है वो डिस्टेंस d है, विथ एंगल थीटा, हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल थीटा दे रखा है। तो इट बाउंस विथ वेलोसिटी v एंड रीचेस द मैक्सिमम हाइट। अब बोल रहा है कि यहां से वेलोसिटी v से बाउंस होती है और मैक्सिमम हाइट h1 होती है। द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज g एंड कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टोरेशन ऑफ द ग्राउंड इज 1/√3। तो इसके बेसिस पर ऑप्शन दिए हैं और बेसिकली इन्होंने सारे चैप्टर कवर किए हैं। इसके अंदर 1D कवर किया है इन्होंने, प्रोजेक्टाइल मोशन कवर किया है और इलास्टिसिटी कवर किया है। 3 टॉपिक को कवर किया है, तो सिंपल सा ही है। देखो ये वाली वेलोसिटी इफ यू यूज एनर्जी कंजर्वेशन तो सीधी सीधी आ जाएगी 2gh। ठीक है, अब जब यहां से गिरेगा तो इस डायरेक्शन, जब ये फॉल हो रहा होगा तो इस डायरेक्शन की वेलोसिटी तो कांस्टेंट रहेगी, वो कितनी है 2gh। और इस डायरेक्शन की वेलोसिटी मतलब जो z डायरेक्शन है, तो z डायरेक्शन का इनिशियल वेलोसिटी क्या है, यहां पर तो वेलोसिटी है नहीं इस डायरेक्शन में, मतलब uz इनिशियली कितना है 0। अच्छा, एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में कितना है g, हाइट कितना गिरना है उसको 3h। तो अपन फॉर्मूला लगाते हैं v² - u² इक्वल टू 2as इन z डायरेक्शन। तो ये आ जाएगा u² कितना है, देखो vz का स्क्वायर इक्वल टू 0 प्लस 2g इंटू 3h। तो ये कुल मिलाकर आ गया 6gh। वो आपको अगले स्लाइड में मिल जाएगा, देख लेना आप। ठीक है, अब आपको ये थीटा पूछा है, थीटा तो tan थीटा का फॉर्मूला होता है v बाई, जब यहाँ पर z है तो vz डिवाइड बाई vx। ये आपको थीटा मिल जाएगा, जो उन्होंने थीटा पूछा है वो पता चल जाएगा है या नहीं। ये वाला वेलोसिटी आएगी। अब बोला है कि बाउंस के बाद की वेलोसिटी v है। अब बाउंस के बाद की वेलोसिटी क्या करनी है, तो देखो कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टोरेशन दिया है। अभी तो कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टोरेशन दिया है, तो इस डायरेक्शन की वेलोसिटी मतलब आपके पास जो 2gh था वो तो वो का भी रहेगा, और इस डायरेक्शन की वेलोसिटी हो जाएगी ई टाइम ऑफ जिस वेलोसिटी यहाँ पर टकराया था वो वेलोसिटी कितनी थी 6gh। तो अब ये कितना है 6gh, ये दे रखा है आपको 1/√3 6gh, तो ये करेंगे ये भी आ जाएगा 2gh। ठीक है, तो वेलोसिटी z डायरेक्शन में है और z डायरेक्शन में मतलब पॉजिटिव डायरेक्शन में। तो ये रॉन्ग हो गया, ध्यान रखना, इन्होंने -z बोला है, बाउंस होगी तो वेलोसिटी ऊपर की ओर रहेगी, तो इसलिए ये स्टेटमेंट रॉन्ग हुआ है। वो थीटा आपने बता ही दिया। एक d और h का पूछा है, हाइट h1 सॉरी। अब h1 कैसे फाइंड करोगे, तो h1 क्या हुआ है कि इस वेलोसिटी से वो बाउंस हुआ है, इस साइड की वेलोसिटी है तो ऐसा आएगा, दैट इज हाइट h1 मान लिखता हूं। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है इस डायरेक्शन की 2gh, यहां पर टॉप पर वेलोसिटी कितनी हो जाएगी 0। तो फिर मैं वही फॉर्मूला यूज करता हूं v², तो फाइनल 0 है, v² - u² इक्वल 2gh1। तो यहां पर h1 का वैल्यू आ जाएगा h के बराबर। ठीक है, अच्छा एक उन्होंने d भी पूछा है। अब d के लिए क्या करना है, d देखो ऐसा है 3h से गिरा है, तो टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला होता है 2h, h कितना है 3h बाई g, ये है टाइम ऑफ फ्लाइट। ये d कितना आएगा ux इंटू t। तो आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा 2√3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रे ऑप्टिक्स वे ऑप्टिक्स दोनों को कंबाइन करके दिया है, पोलराइजेशन को कंबाइन किया उन्होंने। अनपोलराइज और पोलराइज लाइट की प्रॉपर्टी यूज की है कि अनपोलराइज लाइट होती है तो रिफ्लेक्टेड और रिफ्लेक्टेड जो है 90 डिग्री पर होता है डिस्टेंस एंगल पर, और यदि पोलराइज होती है तो वो रिफ्लेक्ट नहीं होती, उसका उन्होंने कॉन्सेप्ट यूज किया है। तो मैं पढ़ लेता हूँ। A plane polarized blue light ray is incident on the prism such that there is no reflection from the surface of the prism. The angle of deviation of the emergent ray is, ये आपको 60 डिग्री। ये किसके लिए बात कर रहा है, ब्लू के लिए, फिगर 1 के अंदर, मतलब ये पूरा जो फिगर फर्स्ट है वो ब्लू के लिए। ठीक है, द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन फॉर द रेड लाइट फ्रॉम द सेम प्रिज्म इज 30 डिग्री।
अब प्रिज्म सेम का मतलब है कि यहाँ पर जो ए आएगा वो ए यहाँ पर आएगा, और इसमें मिनिमम डेविएशन दे रहेगा 30 डिग्री। ये किसके लिए? रेड लाइट के लिए। तो आपको कुछ इसमें से ऑप्शन दे रहे वो सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो पहला है ब्लू लाइट इज पोलराइज्ड इन द प्लेन ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। इसमें तो कैलकुलेशन नहीं करना, स्टेटमेंट ही है, देख लेते हैं। बाकी कैलकुलेशन क्या करना वो देख लेते हैं। एंगल ऑफ प्रिज्म इज 45 डिग्री, वो चेक करना पड़ेगा, मतलब ए फाइंड करना है। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ द प्रिज्म ऑफ रेड लाइट, मतलब ये चेक करना है कि ये जो वैल्यू आ रहा है ये म्यू या एन जो भी बोलते हो √2 है या नहीं, ये चेक करना है। और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन फॉर द ब्लू लाइट, फिर इसके लिए बात कर रहे हैं, रिफ्रैक्शन की बात है। ब्लू लाइट इन द एयर एट द एग्जिट, मतलब यहां पर जो एग्जिट करेगा उस समय 60 डिग्री, मतलब एंगल ऑफ इमर्जेंस 60 डिग्री है या नहीं है, ये आपको मोटा मोटा चेक करना है 60 डिग्री है या नहीं है। तो देखो यहां पर अपन शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो उन्होंने जो स्टेटमेंट बोला वहां से शुरुआत करते हैं कि सच दैट देयर इज नो रिफ्लेक्शन। अब यदि लाइट पोलराइज्ड है और रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है, इसका मतलब यहां पर उसने ब्रिस्टस एंगल पर इंसिडेंट किया है। तो और इसका आपको म्यू दे रखा है 60, ब्लू के लिए √3, तो मैं यूज करता हूं tan इंसिडेंट इज इक्वल टू √3, तो इंसिडेंट एंगल हो गया 60 डिग्री। किसके लिए? ब्लू के लिए, ठीक है। अब देखो टोटल डेविएशन दे रहा है 60 डिग्री, तो मैं डेविएशन का फॉर्मूला होता है वो यहां लिख लेता हूं, वो होता है I + E - A। डेविएशन कितना है? 60 डिग्री। I कितना है? 60 डिग्री। E - A, तो यहां से अपने पास आ गया E का वैल्यू A के बराबर, ठीक है। एक बार अच्छा, A का वैल्यू एक और होता है R1 + R2, ठीक है। तो R1 + R2 है, तो अपन सबसे पहले निकालते हैं R1 के लिए क्या करेंगे, ये अपन को 60 डिग्री पता चले गया है, तो sin 60 इज इक्वल टू म्यू कितना है? √3 sin R1, तो R1 का जो वैल्यू आएगा वो आएगा 30 डिग्री सॉल्व करने पर, ठीक है। तो ये अपने पास आ गया R1 का वैल्यू, तो ये 60 डिग्री आ गया, ये R1 आ गया, और R1 प्लस जो R2 है, ये R1 का वैल्यू 30 डिग्री आ गया। तो इस टाइप से अपन जब सॉल्व करेंगे तो R2 का वैल्यू भी कितना आ जाएगा? 30 डिग्री। अब एंगल ए जो होता है वो क्या होता है? R1 + R2, वो आ गया 60 डिग्री। तो अपना जो प्रिज्म एंगल आ गया 60 डिग्री। इमरजेंस भी किसके बराबर आया था? I + E के बराबर, वो भी आ गया 60 डिग्री। तो देखो ऑप्शन 1 राइट है, डी वाला राइट है। अब सी चेक कर लेते हैं। सी वाला क्या है? रेड के लिए। अब देखो रेड के लिए तो अपन को क्या है? मिनिमम डेविएशन ही दिया है, तो अपन कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? मिनिमम डेविएशन का फॉर्मूला। तो ये रहा मिनिमम डेविएशन का फॉर्मूला। ए अपन को 60 डिग्री पता चले गया, वैल्यू पुट करेंगे तो इसका वैल्यू आ गया √2, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड है, in the circuit shown in the figure the capacitor C is initially uncharged and the key is open. In this condition current 1 ampere flow through the 1 ohm resistance. यहां से बोला है कि 1 एम्पियर का फ्लो हो रहा है। The key is closed, T0 को T0 पर इसको क्लोज करते हैं। Which of the following statements are correct? पहला बोला वैल्यू ऑफ R, मतलब आपको इस R की वैल्यू पूछी है। T0 से कम, मतलब की ओपन करने से, मतलब उससे पहले I1, मतलब इसके अंदर करंट कितना वो T = T0 + 7.2। जब ये जो क्लोज कर देते हैं उसके बाद 2.7 माइक्रोसेकंड के पर करंट का वैल्यू, और एक इंफिनिटी पर चार्ज होता कैपेसिटर। तो करते स्टार्ट। सबसे पहले तो ये सर्किट अलग है, ये T0 के बाद स्टार्ट होगा, तो T0 से पहले तीनों ही है। अब देखो यहां पर आपको 1 एम्पियर करंट दे रखा है, तो देखो यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस, यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस और यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहेगा। यहां पर करंट आएगा, वो आएगा I1 + 1 एम्पियर, ठीक है। तो मैं इक्वेशन लिख लेता हूं, 15 - I1 + 1 R = 5 + 1 × 1 = I1 × 3। यहां से दिख रहा है I1 का वैल्यू आ गया 2 एम्पियर, सॉल्व करोगे तो R का आएगा 3। तो ये स्टेटमेंट राइट हो गया, ये स्टेटमेंट भी राइट हो गया।
उसके बाद आपको बोला है कि जब की को क्लोज कर देंगे। अब देखो इसके लिए मैं थोड़ा सा इसको इरेज करता हूं और वापस करता हूं। जब इसको क्लोज कर दिया तो बन गया आरसी सर्किट, और आरसी सर्किट के अंदर ये जो दो है बैटरियां हैं पैरेलल में, और करंट पूछा है तो करंट का वैल्यू आएगा E इक्विवेलेंट R इक्विवेलेंट ए की पावर -t/2। ठीक है, अब रही बात R की, टो का वैल्यू कितना होता है RC, तो अपन को R फाइंड करना है। अब इसमें R फाइंड करने का मेथड होता है, वो बहुत इजी मेथड है, वो बता देता हूं मैं वापस। देखो जब भी अपन को R फाइंड करना पड़े जहां पर बहुत सारे रेजिस्टेंस हो, तो करने का मतलब होता है कि जहां बैटरी है वहां सीधे सीधे वायर मान लो, तो ये है 3, ये है 1, ये है 3, ये कैपेसिटर वाला पोर्शन, और ये है 3 ओम। ठीक है, इसका मतलब ये तीनों हो गए पैरेलल में, और ये इसका आ गया सीरीज के अंदर। ठीक है, तो अच्छा E इक्विवेलेंट मैंने अभी जो बताया था कि I का फॉर्मूला होता है वो होता है E डिवाइड बाई R। E की जगह आएगा I इक्विवेलेंट, दोनों ये पैरेलल में, तो क्या आएगा E इक्विवेलेंट 15 डिवाइड बाई 3 प्लस 5 डिवाइड बाई 1 डिवाइड बाई 1/3 प्लस 1/1। तो इस टाइप से करेंगे। तो सॉल्यूशन में पीछे करवा ही रखा है, ये लिख लेते हैं। ये टो का वैल्यू आ गया 7.2 माइक्रोसेकंड, और 7.2 पर पूछा है। ये ए का वैल्यू ए इक्विवेलेंट मैंने बता दिया, आर इक्विवेलेंट ये इसका हो गया। तो आप इसको सॉल्व करोगे तो अपने पास ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट सेक्शन 2, इसमें क्या है, फॉर क्वेश्चन है, ऑप्शन है ABCD, और बाकी इंस्ट्रक्शन आप देख लो। अपन देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है। पहला, ए बार ऑफ मास m 1 kg and length 0.2 meter is lying on the horizontal frictionless surface. One end of the bar is pivoted at the point about which it is free to rotate. मतलब ये ऐसे है, हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखी हुई है और इसके अबाउट ये फिक्स है। A small ball 0.1 kg is moving on the same horizontal surface with velocity इतना on the path perpendicular to bar, मतलब ये ऐसे मूव कर रहा है, ये मास इसका m दे रखा है। हिट द बार एट द डिस्टेंस L/2, मतलब बीचों बीच यहाँ पर हिट कर रहा है, तो इसको यहाँ मिटाकर अपन यहाँ पर लेकर आ जाएंगे। ये इसका मास दे रखा है, वेलोसिटी इसकी गिवन है। बैक ऑन द सेम पाथ विद वेलोसिटी स्पीड v। ठीक है, स्पीड v से वो वापस बैक करता है। आफ्टर दिस इलास्टिक कोलिजन द बार रोटेट विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। तो आपको इसमें से ऑप्शन पूछा है। ठीक है, तो बेसिकली इस क्वेश्चन के पीछे जो थीम है दैट इज ए एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन अबाउट द फिक्स पॉइंट। कॉन्सेप्ट बता देता हूं, कैलकुलेशन आपको आगे दे रखी होगी। यदि मैं इसका डायग्राम बनाऊंगा तो यहाँ पर एक कोई फोर्स लगेगा नॉर्मल, क्योंकि हिंज है। एक यहाँ पर हिट करेगा तो यहाँ पर एन लगेगा, और इसके ऊपर भी एन लगेगा। ऐसे ये पॉइंट ए है, और कोई भी रैंडम जैसे पॉइंट बी ले लिया, तो आप यहाँ पर देखो तो टॉर्क अबाउट ए है वो 0 है। क्यों 0 है? इसका 0 है। अब इसके ऊपर यदि क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज है, दोनों फोर्स एन एन है, तो हो गया। तो इसका मतलब एंगुलर मोमेंटम रहेगा कंजर्वेशन। इसका मतलब इनिशियल इज इक्वल टू फाइनल। ठीक है, वो अपन कैलकुलेशन आगे वाले पोर्शन में कर लेते हैं। तो ये है पहले का डायग्राम, यू से इंसिडेंट कर रहा है, तो पहले सिर्फ स्मॉल बॉल मूव कर रही है, तो mu L/2 mv L/2। अब ये जो इसका एंगुलर मोमेंटम, जैसे इसका मास 10m दिया है, तो क्या आएगा 1/3, क्योंकि एंड है, m L² ओमेगा। ठीक है, और क्योंकि इसने डायरेक्शन चेंज कर ली, तो ये आ जाएगा -mv L/2। एक इक्वेशन दी होगी। दूसरा इलास्टिक कोलिजन है। अब इलास्टिक कोलिजन में आप दो इक्वेशन यूज कर सकते हो, एक एनर्जी कंजर्वेशन और एक इक्वेशन ऑफ ई। इक्वेशन ऑफ ई होता है वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। अब थोड़ा ध्यान से देखना, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, क्योंकि अपने इसको ओमेगा ऐसे माना है। ठीक है, तो ये इस तरह से मूव कर रहा है, मतलब ये वाला पॉइंट ऐसे जा रहा है, ये वाला पॉइंट ऐसे जा रहा है, तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे, क्योंकि इस पॉइंट की वेलोसिटी कितनी आएगी, ओमेगा L/2। तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन v प्लस ओमेगा L/2। और अप्रोच पहले रोड रेस्ट में थी, तो u इसके ऊपर ऐसे जाकर रहा है, इक्वल टू e। अपने इक्वेशन 1 और 2 दोनों को सॉल्व करेंगे तो ये इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट,
A container has base of 50 centimeter, 5 centimeter and the height 50 centimeter as shown in figure. ये आपको दे रखा है, ये 50 है और 50 है, बीच का जो गैप है वो कितना है 5 सेंटीमीटर। कुल मिलाकर इसका जो एरिया है वो आपको साफ साफ दिख रहा है 50 into 50 यदि रिक्वायरमेंट रही तो। The remaining wall of the container are in thin and non-conducting. The container is being filled with the liquid of the dielectric constant 3, उसका कांस्टेंट है, at a uniform rate of इतना सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। What is the value of capacitance of the container after 10 सेकेंड? तो 10 सेकेंड का मतलब कि कितना वॉल्यूम इतने ऑक्यूपाई किया है, तो ये कितना रेट कितनी है इतने के अंदर, तो 10 सेकेंड के अंदर कितना ऑक्यूपाई कर लेगा, तो 250 into 10 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, अब इसका काम क्या आएगा वो बता देता हूं। मान लिया कि अपना हाइट h साढ़ा ये, तो ये हो गया 50, ये हो गया 5 और ये हो गया h, तो h 50 into 5, तो यहां से h का वैल्यू आ जाएगा। तो अब अपने पास दो कैपेसिटर बन जाएंगे, एक कैपेसिटर ये है, दूसरा कैपेसिटर ये। ठीक है, दोनों ये रहेंगे पैरेलल में, तो अपन इसको थोड़ा आगे सॉल्यूशन में देख लेते हैं। यहां से मैंने बोला था हाइट आ गई 10 सेंटीमीटर, तो दो कैपेसिटर हो गए। कैपेसिटर का फॉर्मूला क्या होता है, एप्सिलॉन A डिवाइडेड बाई D, एरिया होता है क्रॉस सेक्शन। अब जैसे मैं बोलूंगी ऊपर वाला एरिया है, ये टोटल था 50 में से h हटा दो तो ये कितना हो गया, ठीक है 40, ये कितना दे रहेगा 50, तो इसका एरिया आ गया। ये D तो 5 रहेगा, D में कोई डिफरेंस आएगा नहीं। दूसरे के अंदर क्या आएगा, एप्सिलॉन नॉट के साथ क्या आएगा, उसका K भी आएगा, तो उन्होंने K से मल्टीप्लाई कर दिया, K का वैल्यू 3 दे रखा है, तो आप रोली पुट करोगे तो C इक्विवेलेंट आ जाएगा। नेक्स्ट 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस एक्सपेंड एडियाबेटिकली फ्रॉम इनिशियल स्टेट, ये आपकी इनिशियल स्टेट है टू फाइनल स्टेट। ये तो पहले मैं इसकी इक्वेशन लिख लेता हूं, हालांकि अगले स्लाइड में लिख लगी लेकिन यहां पर लिख लेता हूं। 1 मोल ऑफ एन जो है आइडियल गैस एक्सपेंड एडियाबेटिकली, another mole of the same gas expand isothermally from the different initial state TB to V naught, ठीक है, to the same in final state, ये T final और 5 naught है। The ratio of the specific heat at the constant pressure and constant volume of this ideal gas is gamma। इन्होंने गैस ने दिया है कि मोनोएटॉमिक है डायएटॉमिक है, तो मैं पहली तो बात इसकी कर लेता हूं। हाँ देखो, अपन को पता है फॉर्मूला क्या होता है, PV गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट, बट यहां पर उन्होंने T दिया है तो मैं P को हटाऊंगा, क्या यूज करूंगा, PV इज इक्वल टू nRT, तो ये आ गया T V की पावर गामा माइनस 1 इज इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, तो क्या दे रखा है, TA V नॉट गामा माइनस 1 इज इक्वल टू T फाइनल 5 V नॉट की पावर गामा माइनस 1। ये तो एडियाबेटिकली क्या हो, ये कैलकुलेशन आपको अगले स्लाइड में मिल जाएगी। Another mole of same gas, मतलब वो कोई गैस है, एक्सपेंड आइसोथर्मली फ्रॉम डिफरेंट इनिशियल स्टेट, कोई इनिशियल स्टेट कोई दूसरी है, TB V नॉट, मतलब जैसे सपोज ये कोई स्टेट है जहां का टेम्परेचर है TB और V नॉट, टू द सेम फाइनल स्टेट, इसकी जो फाइनल स्टेट है वो TF है और वॉल्यूम है 5 नॉट। देखो इसमें कॉन्सेप्ट सिर्फ इतना सही है, क्योंकि वो आइसोथर्मल है तो ये जो TB है और TF है वो एक ही चीज है। ठीक है, तो आपको T और TB का रेशियो को फाइंड करने के लिए बोला है। तो देखो कैलकुलेशन देख लेते हैं। पहले मैंने ये इक्वेशन लिख ली, ठीक है, सेकेंड प्रोसेस आइसोथर्मल, तो TF और TB क्या रहेगा बराबर, तो अपने TA बाई डिवाइड आ गया, क्योंकि ये का ये जो है वो क्या है TB है, क्योंकि क्या था आइसोथर्मल प्रोसेस है, तो यहां पुट करूंगा तो ये V नॉट से V नॉट कट जाएगा, सर ये रह जाएगा। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट, 2 सैटेलाइट P and Q आर मूविंग इन द डिफरेंट सर्कुलर ऑर्बिट अराउंड द अर्थ, रेडियस R है। द हाइट ऑफ P and Q फ्रॉम द अर्थ सरफेस इज, दो सैटेलाइट है, तो जैसे सपोज ये अर्थ है, एक सरफेस सैटेलाइट यहां घूम रहा है, दूसरा सरफेस यहां घूम रहा है, मान लेते हैं ये P है और ये Q है। तो
इसकी हाइट को तो बोला है, अच्छा हाइट बोला है तो इसका मतलब यहां से जैसे ये है यहां, तो हाइट यहां से है, तो ये है हाइट ऑफ द पी और ये है हाइट ऑफ द क्यू। ठीक है, ये बात होगी। इसका वैल्यू आपको दे रखा है r/3। एक्सेलरेशन ऑफ p and q ड्यू टू अर्थ ग्रेविटी आर gp and gq रेस्पेक्टिवली। gp और gq का रेशियो दे रखा है ये। व्हाट इज हाइट? ओ बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, सैटेलाइट का सिर्फ बहाना है, हाइट के साथ उन्होंने g पूछा है। अब देखो g का फॉर्मूला होता है g0 r प्लस 1h/r का स्क्वायर। ठीक है, तो अब अपन इसका यूज कर लेते हैं। देखो ये पहले का है, ये दूसरे का है, ये रेशियो हो गया, सोल्व करोगे तो हाइट आ जाएगी 3r/5। सीधा फॉर्मूला बेस्ड है, कुछ भी नहीं इसके अंदर। नाउ नेक्स्ट सेक्शन, थर्ड सेक्शन आया है। 6 क्वेश्चन है और नॉन नेगेटिव इंटीजर है, इंटीजर टाइप है। अब इनको थोड़ा सा कैलकुलेटिव होते हैं ये, बाकी सिंपल से क्वेश्चन होते हैं। देखो आपको दे रखा है ए हाइड्रोजन लाइक एटम हैज एटम नंबर Z, photon emit in the electronic transition from the level N4 to N3 in the this system are used to perform photoelectric effect. Experiment on the target metal, the maximum kinetic energy of photo generated is 1295. If the photoelectric threshold wavelength for the metal is 310, then value of ZE। ठीक है, तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ये बोल रहा है, सिंपल सी बात समझिए कि ये n = 4 से n = 3 में आ रहा है और इसका z पता नहीं है। तो अब इसकी एनर्जी का जो फॉर्मूला है, जो एनर्जी डिफरेंस का फॉर्मूला आएगा वो आएगा 13.6 3 का स्क्वायर माइनस 13.6 4 का स्क्वायर। ये आया, ये एनर्जी आ गई फोटोन की। किसके अंदर आएगी? ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर। ठीक है, अब ये बोला है कि ये जो फोटोन है ये इंसिडेंट हो रहा है एक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पर, इसका वर्क फंक्शन फाई नॉट वो अपन को दे रखा है। यहां से आ जाएगा फाई नॉट का वैल्यू Sc/, ये 3010 कैलकुलेशन अगले वाले पॉइंट में। और आपको यहां से जो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है फाई माइनस फाई नॉट। अब देखो ये तो डेटा है जेड स्क्वायर के साथ, ये तो है, ये काइनेटिक एनर्जी आपको दे रखी है, फाई नॉट दे रखा है, वैल्यू पुट करोगे आंसर आ जाएगा। तो यहां पर एक बार देख लेते हैं, मतलब ये वाला उन्होंने फॉर्मूला लगाया है, ये वाला ये आपको दे रखा है। ठीक है, ई का वैल्यू इतना आ गया, जब इसको अपन वैल्यू पुट करेंगे अंदर जेड स्क्वायर के साथ तो यू विल गेट जेड = 3। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। An optical arrangement consists of two concave mirror M1 and M2 and a convex lens L with common principal axis as shown in the figure. The focal length of L, इसका focal length दे रखा है 10 सेंटीमीटर, मैं लिख लेता हूँ 10 सेंटीमीटर। The radius of curvature of M1 and M2, M1 का रेडियस ऑफ कर्वेचर दे रखा 20 और इसका दे रखा 24। The distance between L and M2 is 20, तो ये 20 दे रखा है। A point object S is placed at the midpoint of, या midpoint पर रखा हुआ है on the axis when the distance between L and M1 is, बोला है कि ये डिस्टेंस जब n/7 है, then when the distance is n/7 one of the images coincide with S, मतलब इसके साथ इमेज कॉन्साइड हो रही है। अब सुनो, इस क्वेश्चन में बात यह है कि इन्होंने ये नहीं बोला कि पहला रिफ्लेक्शन कहां लेंगे, तो करने के तो 2-3 मेथड रहेंगे, इसका आंसर भी 2-3 है, मल्टीपल है वैसे, बट 2-3 मैं आपको बता देता हूं कि कैसे कैसे इसको कर सकते हैं। तो एक तो मैं बहुत सिंपल सा तरीका लेता हूं कि भाई रिफ्लेक्शन पहले यहां ले लेता हूं और कोइंसाइड में जब रिट्रेस करते हैं तो वो होता है यूजली। ठीक है, तो अपन पहला सिंपल सा मेथड वो लेते हैं रिट्रेस वाला। अब देखो ध्यान से, यहां से रे ऐसे जाएगी तो इसके लिए u हो गया
-10, एफ का वैल्यू है -12, वी का वैल्यू अपन को फाइंड करना है, तो 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f, 1/v, एफ का वैल्यू -1/12, ये हो गया 1/10, ये हो गया 1/60, तो v का वैल्यू आ गया 60। तो ये आपको यहां से जब रिफ्लेक्शन ले रहा हूं तो पहले वाला आंसर याद रखना, दैट इज 60, क्योंकि मैं 60 के बेसिस पर आंसर कराऊंगा सारे, बाकी अगला वाला आपको करना पड़ेगा। तो मैं 60 को कट करके वापस बना रहा हूं। तो कुल मिलाकर इमेज पॉजिटिव है 60, इसका मतलब ये रे ऐसे अगर ऐसे जाएगी और ये इसकी इमेज होगी, ठीक है। यहां से कितना है ये 60। अब यदि मैं लेंस के लिए बात करूं तो लेंस के लिए रे ऐसे आ रही है, तो फॉर लेंस के लिए u का वैल्यू आ गया -80, ठीक है। और इसका जो f है वो कितना दे रखा है, f दे रखा है 10 सेंटीमीटर। तो अब लेंस फॉर्मूला यूज करता हूं, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। ये आ गया 1/v इज इक्वल टू 1/f। f कितना है 10, ठीक है, माइनस 1/, ये प्लस हो जाएगा इधर जाकर, क्योंकि यू तो इधर हो गया ये -80, ठीक है। तो ये आ गया 1/v इज इक्वल टू 88 -1, तो v का वैल्यू आ गया 80/7, ठीक है। इसका मतलब यहां से जो इमेज आएगी वो 80/7 पर आएगी। अब इसको ध्यान सुना भाई, बेसिकली कॉन्सेप्ट तो ये कि कॉन्सेप्ट तब करेगा जब अपने पाथ को रिट्रेस करेगा। रिट्रेस करने के लिए इसके सेंटर से पास होना पड़ेगा। इसका मतलब ये, मैं ये एक बता रहा हूं, सॉल्यूशन और भी रहेंगे, ये ऐसे पास होना चाहिए, ठीक है। तो ये अपने पास आया 80/7, ये डेटा भी आपको याद रखना है 80/7। और ये आपको जो दे रखा है, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर दे रखा है m1 का 20। तो आंसर जो अपने पास आ रहा है वो आ रहा है 80 + 140, क्योंकि ये हो जाएगा /7, ठीक है। तो एक तो अपना आंसर ही आ गया। दूसरा आंसर क्या है, दूसरा आंसर आप ऐसे भी कर सकते हो, मैं इसको वापस मिटा रहा हूं। जे अपने अभी ये किया था कि यहां से ए और यहां से 80/7 आया था, यदि रे यहां जाती है, इसके सीधे पोल पर है, तो भी आंसर वैसे आएगा, क्योंकि ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा और ऐसे आएगा। तो ये भी एक आंसर है, ठीक है। ये दूसरा आंसर है, उसका आंसर सीधे से जाएगा 80/7, तो n का वैल्यू 80 आ जाएगा। एक और आंसर है, वो थोड़ा सा लेंथी आंसर है, इन दोनों से आंसर निकालो तो IIT वालों ने सही कर देंगे वो तो। अब हम अगला वाला निकालते हैं, मतलब आपको बता दो कैसे करना है। नेक्स्ट यदि अपन यहां से ले, ठीक है, तो अब क्या होगा, यहां से इस पर जाएगा, वो कैसे है वो देख लेते हैं। तो आपको u का वैल्यू दे रखा है 20 माइनस का, इसका f जो है वो कितना है, फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, तो 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/, यहां से अपने पास v का वैल्यू आ जाएगा। और वो थोड़ा सा लेंथी रहेगा, v का वैल्यू आएगा, यहां से इसको वापस पाथ को रिट्रेस कराना पड़ेगा, तो उसके अकॉर्डिंग फिर लेंथी आंसर आ जाएगा। तो 2 मेरे हिसाब से काफी है, थर्ड के लिए अपन आप खुद ही ट्राई कर लेना। क्वेश्चन नंबर 10, in an experiment for the determination of the focal length of the thin convex lens, the distance of the object from the lens से ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दे रखी है, मतलब u दे रखा है और डेल्टा u दे रखा है, ठीक है। द डिस्टेंस ऑफ द रियल इमेज फ्रॉम द, आपको v भी दे रखा है और डेल्टा v भी दे रखा है। देन एरर इन द डिटर्मिनेशन ऑफ द फोकल लेंथ के अंदर एरर। तो देखो अपन में इसमें सिंपल सा कॉन्सेप्ट यूज करना है। ये अपने पास फॉर्मूला होता है फोकल लेंथ का, यहां से मेरे पास f का वैल्यू आ गया। अब मुझे फाइंड करना है कि डेल्टा एफ कितना है। तो अपने पास तो ये इक्वेशन होती है, इसको अपन क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। तो v की पावर कितनी है -1, तो ये हो जाएगा -v की पावर -2 इंटू dv माइनस du डिवाइड बाई u स्क्वायर इज इक्वल टू df डिवाइड बाई f का स्क्वायर। क्योंकि एरर हमेशा मैक्सिमम फाइंड करनी है, तो अब इसको अपन पॉजिटिव कर देंगे, इससे ये अपने पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, एक क्लोज कंटेनर कंटेन
होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ 2 मोल ऑफ आइडियल मोनोएटॉमिक, मतलब 2 मोल तो है मोनोएटॉमिक, एंड 1 मोल है डाइएटॉमिक। कांस्टेंट वॉल्यूम आपको सब दे रहा है। द गैस मिक्सचर डज ए वर्क ऑफ 66 जूल व्हेन द हीटेड एट कांस्टेंट प्रेशर द चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज। ये तो बहुत सिंपल सा ही है, आपको डेल्टा डब्ल्यू डिवाइड बाय डेल्टा, मतलब आपको डेल्टा डब्ल्यू का फॉर्मूला क्या होता है, एम आर डेल्टा टी। अब कांस्टेंट प्रेशर है, कोई बात नहीं चलेगा क्योंकि वही है, और डेल्टा यू, तो यहां तो सीधा सीधा अपन लिख सकते हैं, कितने में आएंगे 3R इंटू डेल्टा टी, ठीक है। और डेल्टा यू क्या है, दो अलग अलग गैस है तो अलग अलग यूज करना है, तो N1 CV1 डेल्टा टी प्लस N2 CV2 डेल्टा टी। अच्छा एक और फॉर्मूला यूज कर सकते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम वाला, डेल्टा यू इक्वल टू N1 F1 बाई 2 R डेल्टा टी, क्योंकि देखो R डेल्टा टी इसमें भी आ रखा है और उसके अंदर आ रहा है N2 F बाई 2 R डेल्टा टी। इनका रेशियो लोगे तो पास आंसर आ जाएगा। सॉल्यूशन ये रहा डेल्टा यू का, ये रहा डेल्टा वर्क डन, अपन को ये पता ही है, ये गिवन है, डेल्टा यू आ जाएगा। नेक्स्ट, ए पर्सन ऑफ हाइट 1 मीटर 1.6 मीटर इज वॉकिंग अवे फ्रॉम द लैंप पोस्ट ऑफ हाइट 4 मीटर। एक यहां पर लैंप जल रहा है, ठीक है, कितना है यहां से 4 मीटर, पर्सन की हाइट कितनी है 1.6, द स्पीड ऑफ द पर्सन इज 60, ये आपको पर्सन की स्पीड दे रखी है 60 सेंटीमीटर या 6 सेंटीमीटर हाँ पर सेकेंड। द स्पीड ऑफ द टिप ऑफ द पर्सन शैडो, अब देखो बात है शैडो की, तो जो लाइट जाएगी वो ऐसे जाएगी, बोला कि ये किस रेट से चेंज होगा, इसको आपको चेंज करने की रेट बोली, ठीक है। अब आपको क्या करना पड़ेगा, ट्रिग्नोमेट्री यूज करनी, सिंपल सा, मान लेते हैं ये है x और ये है y, ठीक है। आपको dx बाई dt दे रखा है 60 और dy बाई dt पूछा है, तो देख लेते हैं सॉल्यूशन में। इसमें देखो ये आपको दे रखा है x y, आप थीटा को दोनों कॉमन रहेगा, ये आपको 4 दे रखा है, अच्छा हाइट 4 दे रखी थी, मैंने उसमें शायद गलत पढ़ लिया, हाइट 4 दे रखी थी, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस टोटल कितना हो गया x प्लस वाई, ये कितना 1.6 डिवाइड बाई वाई, ये अपने पास y और x में रिलेशन आ गया ना, उसको डिफरेंशिएट करेंगे dy बाई dt इज इक्वल टू 2/3 dx बाई dt, dx बाई dt दे रखा है, इतना आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, 2 point like object of mass 20 gram and 30 gram are fixed at the two end of the rigid massless rod of the length 10 centimeter. This system is suspended vertically from the rigid ceiling using the thin wire attached to the center of the mass as shown in the figure. The resulting torsional pendulum undergoes small oscillation. The torsional constant of the wire given है, torsional constant C given है, तो angular frequency पूछी है, सिंपल सा फॉर्मूला है C थीटा इज इक्वल टू आई अल्फा, अल्फा का वैल्यू आ गया C डिवाइड बाय I इंटू थीटा। C आपको दे रखा है, I फाइंड करना, I फाइंड करने के लिए कुछ भी नहीं करना है, M1 R1 का स्क्वायर M2 R2 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये अपना I आ गया, वैल्यू पुट कर दी, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, सेक्शन 4 पेपर फर्स्ट, दिस सेक्शन कंटेन 4 क्वेश्चन और मतलब मैथ्स का कॉलम है इसके अंदर, तो मैथ्स का कॉलम थोड़े से लेंदी होते हैं लेकिन इस साल आईआईटी के अंदर बहुत इजी वाले आए थे। तो देखो 238 से 234 गया है, तो इसमें बोला कि कौन कौन से पार्टिकल, अब जैसे यहां तो दिख रहा है अल्फा 1 पार्टिकल है सीधा सीधा, ठीक है। इसके अंदर भी एक अल्फा पार्टिकल दिख रहा है 14 to 10 आया है, इसके अंदर भी एक अल्फा पार्टिकल दिख रहा है, इसके अंदर भी एक अल्फा पार्टिकल दिख रहा है। तो देखो अब यहाँ पर आपको सारी चीजें मिल जाएगी। देखो मैंने बोला था हर एक के अंदर अल्फा अल्फा दिख रहा है, तो आपको मैच कराना है कि किस किस के अंदर राइट है।
और देखो यहां पूरा दे रखा है, जब अल्फा पार्टिकल इमिट होगा 238 से 234 और ये जो 92 से हो जाएगा 90। अब अगला आपको 91 दे रखा है, इसका मतलब क्या होगा माइनस बीटा डीके, ठीक है। सिमिलरली अल्फा डीके होगा तो 210 और 80 और यहाँ पर 82 हो रहा है, मतलब 2 बीटा डीके। ऐसे नेक्स्ट इसमें चेक करोगे 3 बीटा डीके और इसके अंदर पॉजिट्रॉन डीके। तो अब आपको इसके अकॉर्डिंग इसको मैच करना है, ठीक है। नेक्स्ट ये आपको मैच द टेम्परेचर ऑफ ब्लैक बॉडी गिवन इन द लिस्ट 1 विद द एप्रोप्रिएट स्टेटमेंट इन लिस्ट सेकंड। ये आपको टेम्परेचर दे रखा है, ठीक है। फिर अपन पढ़ लेते हैं। रेडिएशन ऑफ द पीक वेवलेंथ कैन लीड टू द इमिशन ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल ऑफ द वर्क फंक्शन, ठीक है। एक तो बोला कि इससे वो इमिशन करा पाएगा पीक को से, पीक वेवलेंथ से। पीक वेवलेंथ मतलब जो मैक्सिमम रेडिएशन इमिट का कंट्रीब्यूशन है वो वाले वेवलेंथ। तो एक तो बात ये। दूसरा, द रेडिएशन ऑफ पीक वेवलेंथ इज विजिबल टू ह्यूमन। जब अपन यहां से वेवलेंथ फाइंड करेंगे, अब देखो इसका मतलब कुल मिलाकर यहां पर हमको वेवलेंथ फाइंड करनी है। उसके लिए अपन ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, इज इक्वल टू विन्स कांस्टेंट वाला, ठीक है। विन कांस्टेंट दे रखा है तो लैम्डा का वैल्यू जो आ जाएगा वो आएगा बी का वैल्यू कितना है 2.9 इंटू 10 पावर माइनस 3 और डिवाइड बाय टी। तो टी आपको अलग अलग दे रखा है, तो हर एक टेम्परेचर के लिए आपको वेवलेंथ मिलेगी। तो अब उनको देखना है कि 4000 से 8000 के एंगस्ट्रॉम के बीच में कौन आ रही है, वो विजिबल रहेगी। और क्या क्या बोला है, द पावर इमिटेड पर यूनिट एरिया इज 1/16 ऑफ द हीट इमिटेड बाय ब्लैक बॉडी एट द टेम्परेचर। अब आपको बोला है कि इस वाले को चेक करना है। एक कोई पर्टिकुलर ने दिया है कि कोई 6000 पर यदि इमिट कर रहा होता, उसके कंपैरिजन करना है इनके साथ। द रेडिएशन एट पीक इमिशन वेवलेंथ कैन बी यूज्ड टू इमेज ह्यूमन बोन्स। तो ये एक्सरे की बात है कि एक्सरे की रेंज में आता है या नहीं आता है, तो ये आपको ऑप्शन दे रखे। अच्छा, इसमें आप ध्यान से देखो तो जैसे पी का मतलब ऑप्शन अपन रिमूव भी कर सकते हैं। जैसे इसमें P3 है, P3 है, P3 है, EP यहां से हट जाएगा यदि चेक करते तो। क्यू के अंदर सबसे ज्यादा इजी चेक करना है क्यू में। देखो क्यू में इतना 5 है, इसमें 4 है, जब क्यू में इसमें 2 है, 2 है। तो यहां तो बाई 5 आ गया क्यू का। क्यू कौन सा है, ये वाला, इसको अपन चेक कर लेंगे। यदि ये आ जाता है तो काम खत्म हो जाएगा, अदरवाइज इन पर एड्रेस करना पड़ेगा। तो ऐसे अपन को चेक करना है। तो चलो अपन सॉल्यूशन जाते हैं। हाँ, सबसे पहले देखो ऑप्शन तो आप मैच करा लेंगे। यहाँ पर पी के लिए जो वेवलेंथ निकाली वो आई है, ये वाली, ये आ गई। इट इज, ये आपको सबको यहाँ पर गिवन है। इसके लिए टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर पर इसकी वेवलेंथ ये आ रही है, इस पर वेवलेंथ ये आ रही है, इसने बोल दिया ये विजिबल रेंज। 6000 वाले से कंपैरिजन करना था, तो 6000 वाले से तो आप यहां सीधा कंपैरिजन कर सकते हो। वो तो टेम्परेचर के बेसिस पर भी कंपैरिजन कर सकते हो, ठीक है। और इससे जो वेवलेंथ आ रही है, वो वेवलेंथ जो है वो उससे ई का वैल्यू आ रहा है 4.27। देखो सब जगह अपन को ई तो निकालना पड़ेगा, तो वो 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा आ रहा है, तो यहां से इसका इमिशन हो जाएगा। मतलब कुल मिलाकर इसमें सिंपल सी बात इतनी थी कि वेवलेंथ फाइंड करनी है और बाकी ऑप्शन मैच करने हैं। क्वेश्चन नंबर 16, ए सीरीज एलसीआर सर्किट इज कनेक्टेड टू 45, ये वाला, वोल्ट सोर्स। द रेजोनेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ द सर्किट इज इतना, मतलब ओमेगा नॉट 1/LC। ओमेगा नॉट का वैल्यू कितना दे रखा है 10⁵ एंड द करंट एम्पलीट्यूड इज I नॉट। मतलब I नॉट का जो वैल्यू है वो है 45 डिवाइडेड बाई R। व्हेन द एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्स इज, अब एंगुलर फ्रीक्वेंसी चेंज कर दी, मतलब इस वाले एंगुलर फ्रीक्वेंसी पर जो करंट आ रहा है वो इतना आ रहा है। मतलब आपको जो ये दे रखा है पर 0.05 I नॉट इज इक्वल टू 45 डिवाइड बाई Z, ठीक है। अच्छा, L का वैल्यू गिवन है, तो अब L का वैल्यू गिवन है, ये आपको गिवन है, तो यहां से C आ जाएगा। तो देखते हैं C कितना आ रहा है पहले। तो ये आपको ओमेगा दे रखा है, ये दे रखा है, L का वैल्यू दे रखा है, पुट कर दिया ये, तो अपने पास C का वैल्यू आ गया। C का वैल्यू आ गया ये वाला, I नॉट मैंने वहां बता दिया था। अब जो नया वाला आ रहा है I का वैल्यू कितना आ रहा है, वो अभी बताया था 0.05 I नॉट, वो आ गया 45 डिवाइड बाई Z। नाउ ये है Z, R का स्क्वायर, ओमेगा L माइनस ओमेगा C। अब ये भी पता है, ये भी पता है। I नॉट का वैल्यू अपन को पता ही है, ये मैंने यहाँ पर पुट कर दिया, यहाँ पर I नॉट। तो उससे क्या है कि
एक ही अननोन रह गया सिर्फ आर, सॉल्व करना पड़ेगा, आर का वैल्यू आ गया। ठीक है, अब आप उनको देखना पड़ेगा आर का वैल्यू उन्होंने क्या पूछा है, क्या दे रखा है, सॉरी यहाँ आर का वैल्यू आ गया, आर का वैल्यू आते आई नॉट का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, नाउ क्वालिटी फैक्टर का सीधा सीधा फॉर्मूला है 1/r L/C का रूट, तो सब वैल्यू पता है, क्वालिटी फैक्टर आ गया। बैंड विड्थ के लिए क्या होता है, अपन को ओमेगा निकालेंगे, तो ये इसका सीधा फॉर्मूला होता है R/L, ये तो सीधा सीधा फॉर्मूला बेस्ड है, वैल्यू पुट करनी है अपने पास, आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, a thin conducting rod Mn of mass 20 gram, length 25 centimeter and resistance 10 ohm is load held on the frictionless long perfectly conducting vertical rail as shown in the figure. There is a uniform magnetic field V0 directed perpendicular to the plane of the rod rail arrangement. The rod is released from the rest at t equal to 0 and it moved down along the rail. Assuming air drag is negligible, मैच द इच क्वांटिटी इन द लिस्ट। ये थोड़ा सा लेंदी रहेगा, मतलब आपको अलग अलग सेकंड में पूछा है। तो भाई देखो सिंपल सी बात है, जैसे ये जी दे रखा है नीचे की ओर मूव करने लगेगा, नीचे की ओर मूव करने लगेगा तो उसके अंदर वेलोसिटी आएगी। तो मैं किसी टाइम का यदि डायग्राम बना लेता हूं तो कुछ ऐसा आएगा। अब देखो बी बाहर की ओर है, ये नीचे जा रहा है तो हाई पोटेंशियल आएगा ऐसे, ये ईएमएफ का वैल्यू आएगा बीवीएल। ठीक है, अब यहां से करंट का फ्लो होगा, तो करंट का वैल्यू आ जाएगा बी वी एल इंटू आर। अब यहां पर फोर्स भी लगने लगेगा किस डायरेक्शन में, फोर्स का वैल्यू कितना आएगा बी आई एल, एमजी के अलावा, एमजी तो लगी रहे, तो फोर्स का वैल्यू कितना आ गया बी आई की जगह बी वी एल आर इंटू एल, तो आ गया बी स्क्वायर एल स्क्वायर आर इंटू वी। तो जो नेट फोर्स आ रहा है वो वेलोसिटी से डिपेंडेंट आ रहा है। तो अब इसकी इक्वेशन क्या बनेगी, इधर तो बनेगा mg, इधर ये कांस्टेंट इंटू v, मतलब k इसका जो कोएफिशिएंट है वो, और इसका एक्सेलरेशन a। तो इसको मैं क्या लिखूंगा ma इज इक्वल टू mg माइनस kv। इस a को क्या लिखेंगे अपन dv बाई dt, और फिर अपन को करेंगे इंटीग्रेशन। तो अब अपन चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। देखो ये इसकी इक्वेशन होंगी, फोर्स आई एल बी, आई का वैल्यू बीवीएल मैंने आपको बता दिया बाय आर। यहां से फिर क्योंकि डीवी बाई डी इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये वेलोसिटी की इक्वेशन आ गई। ठीक है, अब आपको टी इक्वल टू 0 पर पूछा ई, तो देखो ईएमएफ के लिए मुझे क्या पता है, ईएमएफ के लिए आई रिक्वायर बीवीएल, मतलब वेलोसिटी चाहिए। अब आप क्वेश्चन में जाओ वापस, क्वेश्चन में बोला है, मैं एक बार इरेज कर लेता हूं इधर से, इंड्यूस ईएमएफ, मैग्नेटिक फोर्स, हीट इंड्यूस मतलब डिसिपेट, और टर्मिनल वेलोसिटी। टर्मिनल वेलोसिटी का मतलब जब दोनों फोर्स बैलेंस हो जाएंगे उस समय की वेलोसिटी, या फाइनल वेलोसिटी जिससे वो मूव करेगा। तो कुल मिलाकर अब हर एक केस के अंदर आपको इंड्यूस ईएमएफ फाइंड करना पड़ेगा। तो अपन चलते हैं, ये अपने पास आ गया, ये वेलोसिटी आ गई, आई का वैल्यू, फोर्स का वैल्यू होता बी आई एल, वो अपने फाइंड कर लिया, पावर का वैल्यू होता है आई स्क्वायर आर, वो वैल्यू, और टर्मिनल वेलोसिटी मतलब जहां पर दोनों फोर्स ये क्या हो जाएंगे बैलेंस, एमजी इक्वल टू आई एल बी। तो थैंक यू, पेपर तो होपफुली बहुत इजी था। कैलकुलेशन वाला पार्ट मैंने अधिकतर आपके ऊपर छोड़ा है, कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको समझा दिया। थैंक यू, जय सी एल सी।